गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे। हमने देखा था कि किस प्रकार आर्थिक मंदी ने विश्व के सभी देशों को प्रभावित किया। आर्थिक मंदी के कारणों की भी हमने चर्चा करी थी। आज हम आर्थिक मंदी के प्रभावों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आर्थिक मंदी के जो राजनीतिक प्रभाव है उनका हम अध्ययन करेंगे। आर्थिक मंदी के जो राजनीतिक प्रभाव है उनका व्यापक प्रभाव उन देशों पर पड़ा जहां लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित थी। जनता के सभी वर्ग के व्यक्ति बेकारी, भुखमरी और असुरक्षा की भावना से ग्रसित थे। सरकार चाहकर भी उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति नहीं दिला सकती थी। अतः लोकतंत्रात्मक देशों की जनता ने अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने में अपने असंतोष को व्यक्त किया और दलों, मंत्रिमंडलों और सरकारों के विरोध में वोट देकर उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका, क्योंकि ये सरकारें उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्ति नहीं दिला रही थी। जनता का लोकतंत्र में विश्वास लगभग समाप्त हो गया था और वह साम्यवाद की ओर उन्मुख हो रही थी। प्रजातंत्र और पूंजीवाद में जो विश्वास कर रहे थे मध्यम वर्ग के लोग, श्रमिक और छोटे दुकानदार, ये धीरे धीरे फासीवाद, नाजीवाद और साम्यवाद की ओर बढ़ने लगे थे। आर्थिक मंदी के प्रभाव के कारण ही विभिन्न यूरोप के देशों में तानाशाही का उदय हुआ। जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने तथा उसकी नाजी पार्टी ने 1929 की आर्थिक मंदी और जन असंतोष का लाभ उठाते हुए हिटलर ने जर्मनी की तत्कालीन गणतंत्रात्मक सरकार थी उस पर करारे प्रहार किए और जनसाधारण को यह विश्वास दिलाया कि उन्हें उनकी समस्याओं से केवल हिटलर ही मुक्ति दिला सकता है। वर्साई की संधि व प्रजातंत्रात्मक सरकार का घोर विरोध किया गया और नए करों के लगाए जाने के मार्ग में रोड़े अटकाए गए। फलतः प्रधानमंत्री ब्रूनिंग को संसद की सहायता के बिना ही अपने विशेषाधिकारों के द्वारा शासन संचालन के लिए बाध्य होना पड़ा और विभिन्न देशों में तानाशाही के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। इन्हीं के साथ में आर्थिक राष्ट्रीयता का विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना में भी कमी आई। इस संकट का सामना करने के लिए लगभग सभी राज्यों ने विभिन्न करों को लगाकर उद्योग धंधों के संरक्षण की नीति का अवलंबन किया। तटकर, चुंगी कर आदि की दीवार खड़ी करी और संकुचित राष्ट्रीय दृष्टि से समस्याएं हल करने का प्रयास किया, किंतु यह नीति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सद्भाव के विकास के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई। आर्थिक मंदी के फलस्वरूप राज्यों के नियंत्रण में भी वृद्धि हुई। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से पहले इंग्लैंड व अमेरिका आदि देशों ने आर्थिक मामलों में खुला छोड़ दो की नीति का प्रचलन किया और व्यापार व वाणिज्य पर राज्यों का प्रभाव लगभग नगण्य रखा। परंतु आर्थिक मंदी के प्रस्फुटन व प्रकोप के पश्चात राज्यों को इस संकट से छुटकारे के लिए कई प्रकार के कदम उठाने पड़े तथा विभिन्न प्रकार के कानून और व्यवस्थाएं स्थापित करने के लिए विवश होना पड़ा। आर्थिक मंदी के प्रभाव स्वरूप राष्ट्र संघ की स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई और उसके गठनकर्ता राष्ट्र मुंह बांधे खड़े रहने के ताकने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सके। वे इच्छा होते हुए भी सामूहिक सुरक्षा हेतु कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की हिम्मत भी नहीं जुटा सके। इस संकट के कारण फ्रांस की आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय हो गई
और वहां बार बार सरकारों में परिवर्तन होने लगा, जिसके कारण कोई भी सरकार सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण व प्रभावशाली कदम उठाने का साहस नहीं कर सकती थी। अमेरिका ने भी आर्थिक संकट की समस्या में उलझने के यूरोप के मामलों में पृथकता की नीति को अवलंबन करने का निश्चय किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जापान में जो तानाशाही सरकार की सफलता थी और मंचूरिया के प्रश्न पर राष्ट्रसंघ की जो विफलता थी, वह भी आर्थिक मंदी का ही प्रभाव था। भीषण आर्थिक मंदी से बाध्य होकर ही जापान की जनता ने व्यापार की ओर ध्यान न देकर सैनिक विजय की जापान के सेनापतियों की नीति को अपना सहयोग व समर्थन प्रदान किया। आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप जापान के निवासी इतने अधिक परेशान हो गए कि उन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा, कच्चा माल प्राप्त करने की आशा व व्यापारिक मंडी के निर्माण के लिए मंचूरिया पर आधिपत्य स्थापित करने को बाध्य होना पड़ा। इस संदर्भ में उसने राष्ट्र संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की कोई परवाह नहीं करी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जिसने जापान, अमेरिका, इटली, जर्मनी सभी को प्रभावित किया, फ्रांस को प्रभावित किया। जर्मनी में हिटलर को और ज्यादा प्रोत्साहन मिला। इटली भी अपने आप को इस मंदी से सुरक्षित नहीं रख सका। उसकी आर्थिक और आंतरिक दशा इतनी शोचनीय हो गई कि उसे जनसाधारण का ध्यान आर्थिक कठिनाइयों से दूर करने के लिए उसे युद्ध का सहारा लेना पड़ा। इटली का अफ्रीका के एक दुर्बल राष्ट्र अबिसिनिया पर आक्रमण करना इसी उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन बना। ग्रेट ब्रिटेन व फ्रांस ने राष्ट्र संघ की उपेक्षा की और जर्मनी व इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति का सहारा लिया। ये जो तुष्टीकरण की नीति थी, वह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी बनी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक मंदी के जो परिणाम थे, वह यूरोप के भविष्य के लिए यथाचित अच्छे प्रमाणित नहीं हुए थे। इस मंदी ने 1929 ईस्वी से 1931 ईस्वी के बीच यूरोप की स्थिति को दयनीय बना दिया और यूरोपीय राष्ट्र धीरे धीरे सिकुड़कर अपनी राष्ट्रीय सरहद तक ही सीमित होकर रह गए। इस आर्थिक मंदी ने जिस द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा दिया, उस द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका का भी सामना सभी राष्ट्रों को करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का उदय हुआ, उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ और इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सभी देशों के लिए हित के कार्य किए, जिसकी चर्चा हम अगले अध्यायों में करेंगे। धन्यवाद।